हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो कि सोशल साइंस का सबसे कठिन चैप्टर है, परंतु मैंने इसे काफ़ी सरल रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को पसंद आएगी। मेरे वीडियो को शेयर लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लाने के लिए। इमेजिनेशन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो क्रिएटेड ये वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने सपनों का एक संसार रचा, विच अकॉर्डिंग टू हिम वाज मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो उसके अनुसार जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इट शोज दैट पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस आर गोइंग इन ए लॉन्ग क्यू प्रेइंग फॉर द स्टैचू ऑफ फ्रीडम। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। हु हैज़ द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट in one hand and the declaration of the light is human beings in the other hand, जिनके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र है। Destroyed remain of autocratic institutions are scattered on the ground in the front of statue। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। In the imagination of Sorio, the people of the world are divided into groups of different nations। सरयू के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। Those who are identified by their clothing and national dress, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। The United States and Switzerland are leading this procession। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। दिस इज फॉलोड बाय फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। Jesus Sant and angels from above are eying this scene। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। The painter imagines it to establish brotherhood among the nations of the world। चित्रकार ने इसके द्वारा दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे स्थापित करने की कल्पना की है। नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force that brought about a great change in the political and mental world of Europe। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। This change eventually led to the emergence of a nation state in place of the multinational dynastic kingdom of Europe। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। The nation states had a sense of shared heritage among not only its ruler but most of its citizens। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा विरासत की भावना थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1879। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति
1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practices that could create sense of collective identity among the French people. प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। ये न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्रिकलर वाज चूजन टू द रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टिज रिकॉल, ऑल इन नेम ऑफ द नेशन। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्रवाद के नाम पर हुआ। A centralized administrative system was put in place and it formulated for all citizens within its territory. एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबलिश्ड। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became common language of the nation. आंतरिक के जो क्षेत्रीय बोलियां थी उसे हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and the educated middle class began setting up Jacobin Club. जब फ्रांस की घटनाएं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो वहां के छात्र और शिक्षित जो वर्ग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies who began to carry the idea of nationalism abroad. उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं का रास्ता तैयार किया जो राष्ट्रवाद के विचार विदेश तक ले जाने लगे। The aristocracy, Kulinberg. The aristocracy that once the land socially and politically was the most dominant class on the European continent. सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। Where members of this class bound by a common lifestyle that spreads across regional divisions. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। There owned estates in the countryside and also town houses. वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेली के मालिक थे। Their family were often connected by ties of marriage. उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए होते थे। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। As a result of industrialization, two new social groups come into existence in European society. औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोपीय समाज में दो नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। फर्स्ट वाज द वर्किंग क्लास पीपल। पहला था श्रमिक वर्ग के लोग। वेयर एज द सेकेंड वाज द मिडिल क्लास पीपल्स हु वाज मेड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स एंड सर्विस सेक्टर पीपल। जबकि दूसरा था मध्यम वर्ग के लोग जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। द साइज ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ सेंट्रल यूरोप was small until the last decades of the 19th century. मध्य यूरोप में इन समूहों का आकार 19
सेंचुरी के अंतिम दशक तक छोटा था। आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ एलाइट प्रिविलेज, the idea of national unity becomes popular only among the educated class and liberal middle classes. कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। Meaning of liberal nationalism in Europe. In the early decades of the 19th century, idea related to national unity was closely related to liberalism. 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। The term liberal is derived from the Latin words liber. जो लिबरल शब्द है वो लैटिन शब्द लाइबर से लिया गया है। इट मीन्स फ्री, जिसका मतलब होता है आज़ादी। लिबरलिज्म फॉर द न्यू मिडिल क्लास मीन्ड freedom for all individuals and equality for all before the law. नए मध्यम वर्ग के लिए उदारता का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। लिबरल स्टेट्स द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व पर बल देते थे। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege, a constitutions and representative governments through parliament. फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। But liberal was only in favor of giving the right of vote to the propertied men. लेकिन ये केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही मत का अधिकार देने के पक्ष में थे। इन द इकोनॉमिक स्फीयर्स, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबलाइजेशंस ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस वन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। Zollverein. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at initiatives of Prussia and joined by most of the German states. 1839 में प्रुसिया की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। The union abolished tariff barrier and reduced the number of currencies over 32. इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो कि उससे पहले 30 से ऊपर थी। और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, द ऑर्थोडॉक्स बिलीफ दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थाएं को बनाए रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। उदाहरण के लिए राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार। ही वॉज इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वे आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के पक्ष में थे, जो कि राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। ये मॉडर्न आर्मी एंड इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, द एबलाइजेशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की इन यूरोप। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स, द ऑर्थोडॉक्स regimes established in 1815 were autocratic. 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। They did not tolerate criticism and disagreement. वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। They suppressed activities that questioned the legitimacy of autocratic government. वे उन गतिविधियों को दबा देती थी जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी।
The newspaper, books, plays, and songs and reflected the idea of French revolutions were enacted by censorship. जिन अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में फ्रांसीसी क्रांति से उपजे विचार की झलक मिलती थी, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए सेंसरशिप के नियम बनाए गए. बट स्टिल द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशंस टू इंस्पायर द लिबरल. लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही. वीना ट्रीटी. In 1815, Napoleon was badly defeated by European powers like British, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. 1815 में नेपोलियन ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों से बुरी तरह पराजित हुआ. दिस पावर देन हेल्ड कॉन्फ्रेंस इन वीना इन 1815. इसके बाद इन शक्तियों ने वीना में 1815 में एक सम्मेलन रखा, विच वॉज होस्टेड बाय चांसलर ऑफ ऑस्ट्रियन ड्यूक मेटरनिक, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की. द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी वाज एलिमिनेटेड ऑल द मैनी चेंज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार. इस संधि का उद्देश्य उन सारे कई बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे. The Bourbon dynasty removed during the French Revolution was restored to power again. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में फिर से बहाल किया गया. फ्रांस lost their territories it has annexed under Napoleon. फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था. As a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansions in future. फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न हो सके. But the German confederations of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों की जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया. It is also aimed to establish a new conservative system in Europe. साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था काम करने का भी लक्ष्य इस संधि में रखी गई थी. The revolutionary. Being revolutionaries at time meant opposing the monarchical system that was established after the Vienna Congress. उसमें क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वीना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी. At the same time it was necessary to fight for liberty and freedom. साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था. मोस्ट रिवोल्यूशनरीज saw the establishment of state as a essential part of the struggle for freedom. अधिकतर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे. Giuseppe Mazzini. He is a revolutionary who born in Geneva in 1807. He became a member of secret society of the Carbonari. ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेप्पे मैत्सिनी. उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था. At age of 24 he was sent into exile for attempting a revolution in Liguria. 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया. He subsequently founded 2 more underground society. तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की. फर्स्ट यंग इटली इन मर्साइल एंड सेकेंड यंग यूरोप इन बर्न. पहला था मर्सई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप. मैथनी बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी.
Therefore, it was determined to form a unified republic by connecting the small states and territories of Italy. अतः उसने इटली के छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों को जोड़कर एकीकृत गणतंत्र बनाने के लिए ठानी. Mazzini defeated the conservatives by forcefully opposing the monarchy. इसने राजतंत्र का घोर विरोध करके रूढ़िवादियों को हरा दिया. He described conservatives as the most dangerous enemy of our social order. इसने रूढ़िवादियों को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन